गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में जो दिल्ली के स्थापत्य कला का हम लोग अध्ययन कर रहे थे उसका ये तीसरा भाग है। हम लोग दो भागों में देखा था कि ममलूक शासकों ने या आरंभिक तुर्क शासकों ने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला का निर्माण में योगदान दिया था, और उसके बाद खिलजी वास्तुकला का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अब जो बचा हुआ भाग है, इस तीसरे भाग में लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, वो तुगलक कालीन वास्तुकला और सैयद और लोदी कालीन वास्तुकला, ये दो शीर्षकों का अध्ययन आज की क्लास में हम लोग करेंगे। जहाँ तक तुगलक वास्तुकला की बात है तो इसकी विशेषता ये है, इस वास्तुकला की, कि पूर्व के विकसित और अलंकृत वास्तुकला के स्थान पर तुगलक काल का जो वास्तुकला था वो गैर अलंकृत भौंडा और अव्यवस्थित, और इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी। उसमें सबसे पहला कारण जो था कि धन का अभाव, दूसरा कारण था राजधानी परिवर्तन, और तीसरा कारण था कि इस्लाम धर्म का प्रभाव। तो तुगलक कालीन वास्तुकला को पढ़ने से पूर्व जो उस वास्तुकला की विशेषता है उसको हम लोग को जानना होगा। जैसा कि खिलजी काल में हम लोगों ने पढ़ा कि खिलजी कालीन वास्तुकला अपने पूर्व के वास्तुकला से इस रूप में भिन्न था कि वो पूर्व से काफी उत्कृष्ट और अलंकृत था। उत्कृष्ट किस रूप में? तो जो तुर्क लोगों ने यहाँ मेहराब पद्धति की नींव डाली थी, वो ममलूकों के यहाँ विकसित मेहराब नहीं बन पाया था। मेहराब अपने वास्तविक रूप में ममलूकों के यहाँ निर्मित नहीं हुआ। मेहराब की तकनीक वास्तव में खिलजियों के काल में विकसित हुई, इसलिए तकनीकी रूप से स्थापत्य ज्यादा विकसित हुआ खिलजियों के काल में। साथ ही खिलजी काल में जो भी भवन बने उसमें अलंकरण का, सजावट का विशेष ध्यान दिया गया। जिन सजावटों में संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, रंगीन टाइलों का इस्तेमाल किया गया और कैलीग्राफी के माध्यम से उसको सुंदर बनाया गया, सुलेखन के माध्यम से उसको सुंदर बनाया। तो ये जो खलजियों ने एक प्रतिमान स्थापित किया था स्थापत्य कला के क्षेत्र में, एक स्टैंडर्ड बनाया था स्थापत्य कला का, जब तुगलक काल में आते हैं उसमें गिरावट दिखाई पड़ती। इसलिए तुगलक काल की जो विशेषता बनती है वो ये कि पूर्व का जो विकसित अलंकृत वास्तुकला था
उसके स्थान पर तुगलक वास्तुकला क्या हो गया? गैर अलंकृत हो गया, भोंडा हो गया और अव्यवस्थित हो गया। गैर अलंकृत का अर्थ क्या हुआ कि जो उसमें टाइल्सों का प्रयोग होता था, रंगीन पत्थरों का प्रयोग होता था, वो व्यापक पैमाने पे नहीं, इसलिए अलंकरण में कमी है। जो कैलीग्राफी या सुलेखन पंक्ति का इस्तेमाल होता था, उसमें कमी है। बाद के निर्माणशालाओं में कुछ नहीं पाया गया। इसी तरीके से वो भोंडा था। भोंडा का मतलब क्या कि तुर्क लोग निर्माण में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करते थे, वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। यहां तुगलक काल में रोड़ियों का इस्तेमाल किया गया। जो तुगलकाबाद का किला है दिल्ली में, आप जाइएगा तो उसके अवशेष अभी तक बचे हुए हैं, तो आप देखिए कि दीवारें उसकी इतनी चौड़ी चौड़ी हैं, लेकिन बीच में रोड़ियां भरी हुई, उसमें पत्थर या ईंट नहीं है, और उसके अगल बगल से जो है पत्थरों या ईंटों के माध्यम से उसको एक दीवार का शक्ल दे दिया गया। तो एक भोंडा स्थापत्य दिखाई पड़ता है। और इसीलिए आप गौर से देखिए तो तुगलक के पूर्व के स्थापत्य तो बचे हुए हैं, जैसे अलाइ दरवाजा बचा हुआ है, कुतुब मीनार बचा हुआ है, ढाई दिन का जोबड़ा बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद तुगलक काल के जो इमारत बने वो सब भग्नावशेष में परिवर्तित कर दिए गए। क्यों? क्योंकि रोड़ियों से उनका निर्माण हुआ था, इसलिए सुदृढ़ता नहीं थी, भोंडापन था और अव्यवस्थित था, प्लान तरीके से नहीं बनाया गया, जहां पर जो चाह बना दिया। जबकि पूर्व के वास्तुकला एक प्लानिंग के तहत से कुतुब कॉम्प्लेक्स कहलाता है, तो उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक व्यवस्थित ढंग से सारे निर्माण कार्य किए गए। तो ये जो थी तुगलक कालीन वास्तुकला की या स्थापत्य कला की विशेषता थी। अब सवाल पैदा ये होता है कि आखिर इसके कारण क्या थे। तो काउज जानना बहुत जरूरी। इतिहासकारों ने तीन कारणों पर ज्यादा ध्यान दिया है। सबसे पहला जो कारण बताया है वो धन का अभाव। आप जानते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक ने सिर्फ 5 साल शासन किया, यानी 1320 से लेकर के 25 तक, और उसके बाद 26 वर्षों तक जो शासन किया वो मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया। तो गियासुद्दीन तुगलक तक स्थिति तुगलक वंश की कुछ हद तक कहिए कि ठीक थी। हालांकि जो खलजी के अंतिम शासक थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह, उसके काल में बहुत धन अपव्यय किया गया, तो उससे खजाना खाली हो रहा था, लेकिन इतना नहीं था। स्थिति थोड़ी बाद के कालों की तुलना में अच्छी थी। इसलिए आप देखिएगा कि इसके समय में जो निर्माण कार्य हुए प्रथम शासक के समय में, उसमें कुछ हद तक निर्माण कार्य में जो है वो मजबूती देखी गई। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का दौर आया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में जितनी भी योजनाएं बनाई वो सभी के सभी योजनाएं विफल हो गई, और उन विफलताओं का बोझ किस पर पड़ा? तो राजस्व पर पड़ा। राजस्व की वसूली बहुत कम हो गई, धनाभाव हो गया। इसी के कारण जब राजस्व की वसूली की जाने लगी बल प्रयोग के द्वारा, तो मोहम्मद तुगलक के दौर में व्यापक पैमाने पर विद्रोह हुआ। पूरे साम्राज्य में हर जगह पर विद्रोह होना शुरू हुआ। खासतौर से दक्षिण भारत का जो विद्रोह था वो अपने आप में तुगलक वंश के पतन का कारण बना। तो इस तरीके से जो धनाभाव हुआ, तो उस धनाभाव के कारण तुगलक शासक पैसे को स्थापत्य कला में नहीं लगा पाया, और जो थोड़े बहुत स्थापत्य बना उसमें धनाभाव के कारण जो है वो स्थापत्य पूर्व के स्थापत्य की तुलना में काफी भोंडे थे, अलंकार विहीन। दूसरा कि इस्लाम धर्म का प्रभाव, इसके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी जो है वो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा धर्म को अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने देता था। उसके एक वक्तव्य से पता भी चलता है कि जब उसने
अलाउल मुल्क से को पूछा धर्म के बारे में, 3 सवाल या 4 सवाल किए थे और अलाउल ने उसके खिलाफ जवाब दिया था। तो उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि शरीयत में क्या उचित है या क्या अनुचित है मैं नहीं जानता, राजहित में जो होता है वही मैं करता हूँ। उसके इस वक्तव्य से पता चलता है कि वे इस्लाम धर्म के नियमों या शरीयत के प्रति ज़्यादा आबद्ध रहने का प्रयत्न नहीं करता। लेकिन बाद के जो शासक हुए गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक का भी धार्मिक विचार जो है वो बहुत क्रूअल नहीं था, वो भी बहुत काफ़ी उदार था। फिरोज शाह तुगलक ये धार्मिक दृष्टिकोण से कट्टर माना जाता था, इसने बहुत सारे मंदिरों को भी तोड़ा था। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि तुगलक वंश जो था वो इस्लाम धर्म के नियमों को मानने के लिए ज्यादा बाध्य था और इसका परिणाम यह हुआ कि इस्लाम में मूर्ति कला पूरी तरीके से निषिद्ध है, अलंकरण पूरी तरीके से निषिद्ध है। तो ऐसी परिस्थिति में तुगलक के काल में जो भी इमारत बने उसमें सजावट के लिए, अलंकरण के लिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस्लामी नियम जो है अलंकरण विरोधी था, खासतौर से मूर्ति का अलंकरण के रूप। और तीसरा कारण यह है राजधानी परिवर्तन, कि तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन किया था तो अपने साथ दिल्ली से कारीगरों को भी लेकर चला गया। अब जो कारीगर चले गए, जब पुनः राजधानी बनी दिल्ली तो फिर वो कारीगर लौट करके वापस नहीं। तो कारीगरों के अभाव में तुगलकों ने जो निर्माण कार्य किया वो पूर्व के निर्माण कार्य के तुलना में काफी भोंडा था, गैर अलंकृत। तो ये 3 कारण थे जिन 3 कारणों से तुगलक कालीन वास्तुकला पूर्व के खिलजी कालीन वास्तुकला के समान नहीं था, यह खिलजी कालीन वास्तुकला से निम्न था। तो जब भी आप तुगलक वास्तुकला के बारे में आप लिखेंगे तो डायरेक्ट आप तुगलक वास्तुकला पर नहीं आएंगे, बल्कि तुगलक वास्तुकला से जुड़े हुए जो तथ्य हैं इसको पहले आप वर्णन कर देंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अन्यथा नहीं। अब देखिए साहब कि इसमें 3 शासकों का आपको स्थापत्य पढ़ना है। उसमें सबसे पहला जो है वो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के समय में 2 निर्माण काफी महत्वपूर्ण है। एक तुगलकाबाद और दूसरा गियासुद्दीन का मकबरा। ये 2 निर्माण कार्य गियासुद्दीन तुगलक ने किए थे, ठीक है। उसमें जहां तक तुगलकाबाद का प्रश्न है तो ये गियासुद्दीन ने तीसरी दिल्ली बसाई। इसके पहले 2 दिल्ली जो था वो पूर्व के शासकों ने स्थापित किया था और ये कुतुब क्षेत्र से शुरू होता है और जमुना नदी तक ये जाता है। इतने बड़े क्षेत्र में जो है इसने एक नया दिल्ली जो है वो बसाया, यानी जो पूर्व का कुतुब क्षेत्र का दिल्ली था मेरौली का, उससे इसको एक्सटेंड किया, अब अपना दिल्ली बसाया और उसका नाम तुगलकाबाद। इसमें बहुत सारे महल बनाए गए हैं, बहुत सारे शिकारगाह बनाए गए हैं और बहुत सारे सेना के रखने के लिए जगह बनाई गई। और इसके बारे में जो तीसरी दिल्ली था इसमें जो निर्माण कराया गया वो रंगीन टाइलों से, टाइल्स। अब इसके वजह से इब्न बतूता जिसने रेला लिखा और मोरक्को का यात्री था, वो इसके दौर में तुगलक के दौर में भारत आता है, तो वो कहता है कि ये जो उसका तीसरी दिल्ली में
जो रंगीन टाइल्स का इस्तेमाल किया गया, ये रंगीन टाइल्स उसके महल में इस्तेमाल किया गया, जहां पर महल उसका बना हुआ था। ठीक है, और ये जो महल बना हुआ था, इसके बारे में इब्न बतूता ये कहता है, इब्न बतूता ये कहता है कि सूरज के प्रकाश में ये महल चमकता था। जब सूरज का प्रकाश इस पर पड़ता था तो ये महल क्या होता था? चमकता था। और कोई भी आदमी एक टकटकी लगा करके उसके महल को नहीं देख सकता, जैसे सूरज को नहीं देख सकता। तो ये ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जहां तक गयासुद्दीन के स्वयं ये जो मकबरा है, सबसे पहली बात यह है कि उसने स्वयं बनाया था, और ये मकबरा पंचभुजीय है। अभी तक जितने भी मकबरे बने थे वो सब के सब क्या थे? चतुर्भुजीय थे, यानी चार भुजाएं थी, चार कोण था। ये पहला मकबरा है कि पंचभुजीय। और दूसरी बात यह है कि जितनी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं पर जो है वो उस पर गुंबद का प्रयोग किया गया है। और ये जो गुंबद हैं ये संगमरमर के बने हुए हैं, यानी पूरी बिल्डिंग जो है वो लाल बलुए पत्थर का है, उसका मकबरा पंचभुजीय है। लेकिन ऊपर वाला जो गुंबद है वो गुंबद कैसा है? तो सफेद संगमरमर का, जिसके वजह से गयासुद्दीन का मकबरा काफी आकर्षक लगता है। और ये कहीं और नहीं, तुगलकाबाद के किले के अंदर ही एक कोने में उस मकबरे का निर्माण किया गया। तो वर्तमान समय में तुगलकाबाद का किला जो आप देखने जाइएगा तो पूरी तरीके से भग्नावशेष के रूप में, जिस महल की बात हम कर रहे हैं वो महल भी अपने रूप में अवस्थित नहीं है। हम जो बात बता रहे हैं वो इब्न बतूता के विवरण के आधार पर बता रहे हैं। अभी भौतिक रूप से वो महल अवस्थित नहीं है कि आप सूरज की रोशनी पर पड़े और उसको चमकते हुए देख सकें। हाँ, जो मकबरा है वो मकबरा भौतिक रूप में उपस्थित है। तो वर्तमान समय में इस मकबरे का अवलोकन आप कर सकते हैं। बाकी जितनी चीज उस महल में थे या उस किले में थे वे सब के सब भग्न हो गए। और उसके पीछे वजह क्या था? तो वजह ये था कि उसको मजबूती के साथ नहीं बनाया। क्लियर? अब देखिए साहब, दूसरा जो शासक हुआ इसमें गयास के बाद वो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका जहां तक प्रश्न है तो इसने जहां पना नगर बनाया जो चौथी दिल्ली कहलाए। नहीं सॉरी, चौथी दिल्ली आपको होगा वो फिरोज शाह, नहीं यही होगा चौथी दिल्ली, वो हो जाएगा पांचवी दिल्ली आपको, और शेरशाह हो जाएगा छठी दिल्ली। तो 6 दिल्लियों का निर्माण हुआ है। ये जो है किले का निर्माण करवाया, चौथी दिल्ली बनाया। और इसी चौथी दिल्ली में 2 और निर्माण कार्य जो बचे हुए, उसमें है सतपला बांध और बिजली का मान।
और बिजली महल। और उसके बाद एक और निर्माण कार्य है उसका, वो स्वयं का मकबरा। ये इसी तीसरी उसने जो बनाया था उसी में उसने अपना मकबरा भी निर्माण करवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जहां तक प्रश्न है, तो चूंकि अपने जीवन काल में वो अपनी योजनाओं के विफलता से परेशान था, साथ ही साथ आप 1336 ईस्वी के बाद का पीरियड देखिएगा उसका, तो दक्कन में जिन रियासतों को उसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, वो 36 के बाद वहाँ विद्रोह होने लगे। उसके पहले से ही विद्रोह हो रहे थे और व्यापक पैमाने पर 36 और 47 में तो वो क्षेत्र ही उससे अलग हो गया, एक विजयनगर बन गया, एक बहमनी साम्राज्य बन गया। तो काफ़ी कठिनाइयों में मोहम्मद तुगलक था। कृषि योजना उसने लागू की तो वो फ्लॉप हुआ। दीवाने अमीर कोही के जगह पर स्थापित करके जो दोआब क्षेत्र में उसने कृषि करवाने के लिए शुरुआत किया तो वो उसका पूरा विफल हुआ। खुरासान और कराची अभियान उसके विफल हुए। इसमें 4,75,000 सेना उसने भर्ती की थी और उसके वजह से उस सारे सेनाओं को विघटित कर दिया उसने उस अभियान की विफलता के कारण। तो ये सभी का प्रभाव एक रूप में उभर करके सामने आया कि तुगलक के पास धनाभाव हो, और इसलिए उसका प्रभाव उस समय के स्थापत्य पर। तो धनाभाव के कारण जो मामूली स्थापत्य उसने बनाने का प्रयास किया वो ये कि जो तुगलकाबाद का किला था उसके बाद उसने एक नई दिल्ली बसाई जिसको जहांपनाह नगर कहा जाता है। और ये चौथी दिल्ली, इस जहांपनाह नगर के भी सारे अवशेष भग्नावशेष के रूप में, कुछ नहीं बचा है। जो बचा हुआ भाग है वो यही 2 बिल्डिंग है, सतपला बांध और बिजली का महल, और एक उसका मकबरा। इसके अलावा उस जहांपनाह नगर में कोई भी चीज बचा हुआ नहीं। अब आप जाइएगा तो बहुत सारे मोहल्ले उसमें बस गए, बहुत सारे ऑफिसेस बन गए, तो जगह जगह बाउंड्री जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा। और ये जो प्लेस है जहाँ पर सतपला बांध या बिजली महल है, इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घेर कर करके, तो आप वर्तमान समय में इसी को जहांपनाह नगर के बचे हुए अवशेष के रूप में आप देख सकते हो। और जो उसका गयासुद्दीन का मोहम्मद तुगलक का मकबरा है उसके अवशेष। क्लियर। अब तीसरा शासक जो था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तीसरा शासक फिरोज शाह ये बड़ा निर्माता, तुगलक वंश में ये बड़ा निर्माता। बड़ा निर्माता क्यों इसको कहते हैं कि इसके शासनकाल में अनेक नगरों, नहरों, किले और मस्जिदों का निर्माण। बहुत सारे नगर इसने बसाए। इसके फिरोज शाह तुगलक के समय के बसाए हुए बहुत सारे नगर आपको हरियाणा में मिलेंगे। हरियाणा में जितना ऐसे फिरोजाबाद ये सब जो शहर है ये सब इसी के समय का बसाया हुआ। फिर बहुत सारे नहरें खुदवाई इसने। इसके शासनकाल में 4 नहरों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो हरियाणा पंजाब का इलाका था उसमें नहरों का श्रीगणेश कराने वाला यही शासक। बहुत सारी मस्जिदें बनाई। तो इसने स्थापत्य के काल में बहुत सारे काम किए। लेकिन सबसे बड़ा जो काम था इसका
वो था कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह। ये कोटला फिरोज शाह जो था, ये उसकी 5वीं दिल्ली थी। और इस कोटला फिरोज शाह के अंदर जो है वो बहुत सारे निर्माण कार्य कराए गए। ये आधे मील लंबी और 3/4 चौड़ी थी। और चौथाई भाग जो है इसका वो चौड़ा था। और इसमें अनेक महल, शिकारगाह, मस्जिद, ये सब का निर्माण किया गया। अभी भी इसके भग्नावशेष आपको फिरोज शाह कोटला के रूप में दिल्ली में अवस्थित है, और बहुत सारे उसके जो निर्माण कार्य हैं भग्नावशेष के रूप में वहां पाए जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने एक बंगाल अभियान किया था, उड़ीसा अभियान किया था, आपको याद होगा। और उसके लिए वो एक जगह पर रुका था, जौनपुर। तो क्षेत्रीय शैली के रूप में जौनपुर में भी आपको फिरोज के निर्माण कार्य मिलेंगे। जौनपुर में आप जाएंगे तो देखिएगा कि वहां गोमती नदी बहती है। गोमती नदी के तट पे जौनपुर बसा हुआ है। तो पहले जौनपुर नहीं था। अभी के समय में जौनपुर आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि वहां से ट्रेन की 2 रूटें गई। एक रूट जो है इलाहाबाद के तरफ चली जाती, और दूसरा रूट जो है लखनऊ के तरफ चली जाती। नहीं, जौनपुर में 2 स्टेशन आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह साबित हुआ कि जौनपुर ऐसे स्थल पर स्थित था कि जहां से 2 तरफ रास्ते जाते थे। तो आबादी नहीं थी, वहां पर आकर के ठहरा था दिल्ली से जौनपुर। और जौनपुर बहुत उसको अच्छा लगा, वो इलाका गोमती नदी के तट। वहीं से उसने उड़ीसा का अभियान किया। अब भानुदेव तृतीय को जो है पराजित किया। जो भुवनेश्वर का मंदिर था उसको तोड़ा उसने, उसकी मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा दिया। उसके बाद फिर वहीं से वो बंगाल अभियान करता है। तो एक अच्छा खासा समय उस जगह पर रहा, पसंद आया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका नाम था जौना खान, वास्तव में आप तो पढ़ चुके हैं इसको। और वो उसका चचेरा भाई था। और जौना खान और फिरोज शाह तुगलक में बहुत आत्मीय संबंध था। इसीलिए मरने से पहले उसने ये कह दिया था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है वो शासक। तो उसकी मृत्यु तो अकस्मात हुई, बजाते घोषित नहीं कर पाया, लेकिन पूर्व में कही हुई बात थी। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो शासक बन गए। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक के संबंध जो थे जौना खान इमाम तुगलक से बहुत अच्छे थे। तो उसकी याद में उसने ये शहर बसाया। तो जौना के नाम पर ही इस शहर का नाम जौनपुर पड़ा। ठीक है। और ये किसका बसाया हुआ था? तो फिरोज शाह तुगलक। और उसके समय वहां एक छोटा किला का भी आप देखिएगा। कभी जौनपुर जाइए देखने घूमने के लिए या इम्तिहान देने के लिए, तो देखिए गोमती नदी के बगल में एक किला है जो उसने बनाया था। अब बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है लेकिन फिर भी है। और एक पुल बनाया था गोमती नदी जो अभी तक सुरक्षित है।
तो उसमें वही मेहराबी तकनीक का प्रयोग किया गया। वहां पर गोमती नदी बहुत गहरी है, तो बहुत ऊंचा पर पुल बनाया गया। अब उसके जगह पर पैरेलल स्वतंत्र भारत की सरकार ने बड़ा पुल बनाया है, लेकिन उस पुल का भी अस्तित्व जो है वो है, और आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद जौनपुर शर्कियों का गढ़ बना। शर्की एक ख्वाजा सरा, गुलाम सरवर एक व्यक्ति था, ख्वाजा सरा समझते हैं, ख्वाजा सरा हिजड़ा को बुलाया था। तो उसके द्वारा शर्की वंश की स्थापना की गई थी 1398 में। और उसके बाद दिल्ली के तुलना में जौनपुर ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया 1398 में। फिर जब बाबर आया 1526 में, तब जाके दिल्ली की महत्ता हुई। उस समय से लेकर करके जौनपुर ही जो है एक प्रकार से समझिए कि भारत की राजधानी के रूप में प्रयुक्त हो रहा था। उसी का साम्राज्य काफी बड़ा था 1498 से 1526 में। और इस समय जो शासक कर रहे थे वो शर्की शासक कहलाते थे। ये क्षेत्रीय राजवंश था। उसमें हुसैन शाह, मोहम्मद शाह शर्की, ये सब काफी महत्वपूर्ण शासक हुए। तो इन लोगों के द्वारा वहां बहुत सारे निर्माण कार्य किए गए, जिसमें अटला देवी का मस्जिद मिलेगा आपको, लाल मस्जिद मिलेगा, और कलाकारों को संरक्षण दिया गया, बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया गया। तो ये जो 1398 से 1526 के बीच का काल था, उस समय जौनपुर भारतीय संस्कृति का केंद्र बन गया, इंडियन कल्चर। इसीलिए उस पीरियड में इसको भारत का सिराज बोलते हैं। तो इसकी बुनियाद किसने डाली थी जौनपुर की? इस फिरोज शाह। अब देखिए अगला जो शासक होता है, अगला जो, ये तो हो गया आपको तुगलक वंश का। अब जो अगला वंश आता है वो सैयद और लोदी वंश। सैयद और लोदी वंश। देखिए आप जानते हैं कि 1398 ईस्वी में भारत में एक घटना घटी थी, वो था तैमूर लंग का आक्रमण। और इस तैमूर लंग का आक्रमण का परिणाम क्या हुआ था? परिणाम ये हुआ था कि केंद्रीय सत्ता का लोप हो गया। ठीक है, और नाम मात्र के लिए सैयद और लोदी वंश का शासन, और ये दोनों वंशों का शासन जो था वो दिल्ली के निकट तक सीमित था। सैयद और लोदी, एक्चुअली में आप मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का पतन 1398 में ही हो गया। 1398 में क्या, फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद। और 1398 में जब तैमूर का आक्रमण हुआ, ईरान का ये शासक था, तो बची हुई भी जो उसकी विरासत थी उसको खत्म कर दिया। इतना खत्म कर दिया कि जो दिल्ली का अंतिम तुगलक शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसको दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा, बदायूं में जाकर शरण ली और वहीं से शासन कर रहा। और उसी का वजीर था खिद्र खां, जिसने सैयद वंश की स्थापना। तो सैयद ये लोदी का जो पीरियड था
वो दिल्ली या उसके निकट तक के क्षेत्रों तक ही था, सैयदों का खास तौर से। लोदियों में सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने यद्यपि कुछ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, बड़ा साम्राज्य बनाया कुछ सैयदों की तुलना में, लेकिन फिर उसके सामने बाबर जैसा एक बड़ा आक्रमणकारी अगर खड़ा और फिर लोदी भी भारत में टिक नहीं। तो एक हिसाब से अगर तो गौर से आप देखिए तो दिल्ली सल्तनत का पतन 1398 में ही हो गया। जो बाद के दो वंश हैं जिन्होंने 1414 से 1526 ईस्वी तक शासन किया, इसमें 1414 से 51 तक सैयद और 1451 से लेकर 1526 तक लोदी वंश, तो इनकी सीमाएं बहुत बड़ी नहीं थी। और इस पीरियड में जो अधिकांश निर्माण हुआ सैयद और लोदी पीरियड में, वो अधिकांश जो स्थापत्य बने वो मकबरा बना। मैं अधिकांश शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इसका मतलब और भी कुछ बना होगा, लेकिन ज्यादातर क्या बना? मकबरा। इसीलिए सैयद और लोदी वंश को हम लोग मकबरों का युग कहते हैं। का युग कहा जाता है। अब देखिए कि इस पीरियड में निम्न निर्माण कार्य हुए। उसमें पहला जो निर्माण कार्य हुआ वो खिजराबाद। अब इसका कोई अवशेष नहीं मिलेगा। और ये सैयद वंश का पहला शासक था खिज्र खान। उसके बाद मुबारकाबाद, अब मोहल्ले के रूप में दिल्ली में आपको मिलेगा, समझे? तो आप समझ जाइए कि इसी के बारे में हम लोग पढ़े थे। मुबारक शाह और एक और आपको मिलेगा वो आगरा, और इसकी स्थापना कराई थी किसने? सिकंदर लोदी, आगरा शहर का। ये कब? तो 1504 ईस्वी। तो जो हमने कहा कि मकबरों का युग, तो मकबरों के अलावा जो चीजें मिलती हैं वही तीन चीज मिलती है, खिजराबाद, मुबारकाबाद और आगरा। इसके बाद जो बना वो मकबरे बने, और इस काल में जो मकबरे बने वो दो रूपों में बने। उसमें एक पहला मकबरा और दूसरा आयताकार मकबरा। तो देखिए यहां पर बहुत टेक्निकली बात है कि अभी तक अधिकांश मकबरे जो बने थे वे सभी के सभी आयताकार थे। उनके आयत में पहला परिवर्तन कहां हुआ? तो पहला परिवर्तन हुआ गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे में। यहां से आप बहुत गौर से टेक्निकलिटी को समझिए, क्योंकि यहां पर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत राइज किए जाते हैं कि इसमें परिवर्तन सबसे पहला किसने किया? तो गियासुद्दीन तुगलक ने। उसने आयताकार के स्थान पे पंचभुजीय मकबरा बनाया, ठीक है। और दूसरा परिवर्तन हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, एक मकबरा बना था खाने जहां तेलंगानी का। ये खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो है वर्तमान समय में अवस्थित है, और
निजामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है उसका एक कैंपस से बजाते तौर, उसी कैंपस में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना है। ये मकबरा उसके भाई ने बनाया था, बहुत बड़ा सेनापति था तुगलकों का, उसकी मृत्यु हुई थी, उसकी भाई ने अपने भाई की याद में खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बनाया। और ये मकबरा जो था अष्टभुजीय था, यानी अष्टभुजीय मकबरा का ये प्रथम उदाहरण है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिल्ली सल्तनत, और काफी खूबसूरत है, लाल बलुए पत्थर से बनाए गए थे और इसके 8 भुजाओं पर मेहराबी नुमा दरवाजे और साथ ही साथ कंगूरों का निर्माण किया गया, तो काफी आकर्षक लगता है। तो अष्टभुजीय का प्रथम जो एग्जाम्पल्स मिलता है वो खाने जहां तेलंगानी के मकबरे, और जब सैयद और लोदियों के कालों में शासकों के जो मकबरे बने वे सभी के सभी अष्टभुजीय थे। जैसे इब्राहिम शाह का मकबरा बना, इब्राहिम बहलोल लोदी का मकबरा बना, सिकंदर लोदी का मकबरा, तो सिकंदर लोदी के मकबरे में भी अष्टभुजीय आकार। मुबारक शाह का जो मकबरा बना, उस मुबारक शाह का मकबरा उसका बेटा बनाया था, वो भी अष्टभुजीय इमारत। और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टभुजीय इमारत का अंतिम प्रतिफल कौन था, अंतिम इमारत कौन? तो अष्टभुजीय इमारत की अंतिम इमारत आपके राज्य बिहार में, आप गेस करके बताइए कि कौन है? बोलिए, कस के बोलिए। चलिए हम हिट्स देते हैं। सासाराम में शेरशाह का। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आपके जीवन में कभी भी सासाराम जाने का अवसर होगा तो वो बहुत अंदर में नहीं है, रोड के निकट में ही शेरशाह का मकबरा जीटी रोड के निकट में है। तो आप देखिएगा तो उसकी 8 तालाब के बीच में बना हुआ है, उसकी 8 भुजाएं यानी 8 कोण। इसके बाद अष्टभुजीय मकबरे का एक भी एग्जाम्पल भारत में नहीं है। तो है ना टेक्निकली बहुत अच्छी बात कि पहला अष्टभुजीय इमारत खाने जहां तेलंगानी। वृहद पैमाने पे अष्टभुजीय मकबरा किस काल में बना? तो सैयद और लोदी काल में। और अंतिम रूप से अष्टभुजीय इमारत का एग्जाम्पल उदाहरण कौन है? शेरशाह की। इसके अलावा जितने भी मकबरे बने वो सभी के सभी आयताकार थे। तो इसमें कुल 7 मकबरे बने। ये 7 मकबरे किसके थे ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ये 7 मकबरों के नाम हैं बड़ा खां का गुंबद, छोटे खां का गुंबद, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, शहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा, दादी का गुंबद और पोली का गुंबद। तो ये सब के सब दिल्ली में स्थित है और वहाँ जो है वो ये मकबरे आयताकार हैं, लेकिन इसके अंदर कौन दफन है उसके बारे में कोई विवरण नहीं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो मकबरों का युग था वो 2 प्रकार से, एक अष्टभुजीय मकबरा इस पीरियड में बना और दूसरा आयताकार मकबरा बना। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला मैंने पूरी तरीके से समाप्त किया। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा जितना वीडियो बने वो आपको तत्क्षण प्राप्त हो जाए, और अपने मित्रों के बीच जो है वो इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।